नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड में आज हम बात करेंगे कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र और प्रमुख अभिलेखों की। तो चलिए शुरू करते हैं और यहाँ पर हम इन सारे टॉपिक्स को आज क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप चैनल पर अभी नया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के आधे ऐतिहासिक काल के बारे में। इसे पौराणिक काल भी कहा जाता है और यहाँ पर उत्तराखंड का जो प्रमुख उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में ही मिलता है। तो आज बात करेंगे उत्तराखंड के पौराणिक काल या फिर कहें कि आधे ऐतिहासिक काल के बारे में। तो उत्तराखंड दो क्षेत्रों में से एक जो उत्तरी भारत का एक पर्वतीय राज्य है और दूसरा है गढ़वाल। तो कुमाऊं क्षेत्र जो है वो उत्तरी भारत का एक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड, जो कि जिसका एक भाग है कुमाऊं क्षेत्र और दूसरा है गढ़वाल। कुमाऊं क्षेत्र की उत्पत्ति की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कुर्मांचल से इसकी उत्पत्ति हुई थी। तो माना जाता है कि कुमाऊं की उत्पत्ति कुर्मांचल से हुई थी। और बात करें इसके अर्थ की तो कुर्मांचल यानी कि भगवान विष्णु का कछुआ अवतार, और कुमाऊं क्षेत्र का नाम इसी तरह रखा गया था, ऐसी धारणा बनी हुई है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के पास में स्थित कांतेश्वर पर्वत के नाम पर इसका नाम कुमाऊं पड़ा, ऐसा भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र की उत्पत्ति कुर्मांचल से हुई थी, क्योंकि भगवान विष्णु का कछुआ अवतार, जिसे कुर्मांचल इसका अर्थ होता है कुर्मावतार, और इन्हीं के नाम पर यह क्षेत्र इस नाम से रखा गया था। और दूसरा यहाँ पर चंपावत के पास में स्थित कांतेश्वर पर्वत के नाम पर इनका नाम रखा गया था कुमाऊं क्षेत्र। तो ये दो बातें सामने आई हैं। इतिहास की बात करें तो 1300 से 1400 ईस्वी के बीच के प्राचीन काल में उत्तराखंड के कत्यूरी राज्य के विघटन के बाद उत्तराखंड का पूर्वी क्षेत्र 8 अलग अलग रियासतों यानी वैजनाथ में विभाजित था। बाद में 1581 में रुद्रचंद्र के हाथ से रायका हरिमल्ल की हार के बाद ये सभी विघटित हिस्से रुद्रचंद्र के अधीन आ गया और पूरा क्षेत्र कुमाऊं बना। तो ये था इस क्षेत्र का इतिहास। बात करें कत्यूरी राजवंश की, जो यहाँ पर स्थापित था, तो कत्यूरी राजवंश कुनिंदस मूल की एक शाखा था। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कत्यूरी राजवंश किस मूल की एक शाखा था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा कुनिंदस मूल की एक शाखा था। और इसकी स्थापना किसने की थी? वासुदेव कत्यूरी ने इसकी स्थापना की थी। 7वीं और 11वीं शताब्दी के बीच कुमाऊं में कत्यूर घाटी से अलग सीमा तक की भूमि पर हावी थे और बैजनाथ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो 7वीं और 11वीं शताब्दी के बीच कुमाऊं में जो कत्यूर थे वो घाटी से अलग सीमा तक की भूमि पर हावी थे और बैजनाथ में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो 7वीं और 11वीं शताब्दी के मध्य इनकी राजधानी थी बैजनाथ। और नेपाल के कंचनपुर जिले में बर्मादेव मंडी की स्थापना कत्यूरी राजा ब्रह्मादेव ने की थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी बनता है कि नेपाल के कंचनपुर जिले में बर्मादेव मंडी की स्थापना किस कत्यूरी राजा ने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा राजा ब्रह्मादेव ने। इसके बाद बात करते हैं पिथौरागढ़ के अस्कोट के राजबर राजवंश की स्थापना 1289 ईस्वी में कत्यूरी राजाओं की एक शाखा ने की थी और इसकी अध्यक्षता अभयपाल देव ने की थी। तो यहाँ पर यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ पर जो अभयपाल थे वो कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव के पोते थे। तो ये था कत्यूरी राजवंश का इतिहास कुमाऊं क्षेत्र में। और इसके बाद चंद राज की बात करें तो चंद साम्राज्य की स्थापना सोमचंद ने की थी, जो कि 10वीं शताब्दी में इलाहाबाद के पास कन्नूज से आए थे और कत्यूरी राजाओं को विस्थापित किया था। तो कत्यूरी राजाओं को किसने विस्थापित किया था? चंद साम्राज्य ने, चंद राज ने विस्थापित किया था, जिसकी की स्थापना की थी सोमचंद ने। इसके बाद बात करते हैं धोती साम्राज्य की। तो 13वीं शताब्दी के आसपास कत्यूरी साम्राज्य के पतन के बाद निरंजन मलदेला डोटी साम्राज्य के संस्थापक थे। तो धोती साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे निरंजन मलदेला। और इसके जो अंतिम शासक थे, यानी कि जिन्होंने धोती साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे वो थे पतिशाही, जिन्होंने 1814 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ नेपाली शासक से लड़ाई लड़ी थी। तो पतिशाही थे अंतिम शासक। और 13वीं शताब्दी के आसपास कत्यूरी साम्राज्य के पतन के बाद इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी, धोती साम्राज्य की स्थापना हुई थी, जिसे निरंजन मलदेला ने स्थापित किया था। इसके बाद बात करते हैं गोरखा शासन की। तो यहाँ पर जो कुमाऊं क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर कुछ समय के लिए गोरखा शासन भी रहा था। कुमाऊं के लोगों ने गोरखा शासन को उखाड़ फेंकने की में
मदद के लिए कई बार अंग्रेज़ों का इस्तेमाल किया था। और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार जब एक ब्रिटिश अधिकारी को कुछ कुमाऊनी लोगों द्वारा तिब्बत में तालाकोट के तिब्बती जोंगपोंग की जेल से बचाया गया था, तो उन्होंने दिल्ली में रेजिडेंट के साथ उनके मामले का पीछा किया था और उन्हें कुमाऊं में गोरखाओं पर आक्रमण के लिए राजी किया था। शुरू में गोरखाओं द्वारा कई स्थानों पर अंग्रेज़ों को बुरी तरह भगाया भी गया था, जैसे कि जैतखाम में और मौलाना की लड़ाई में। लेकिन जब कुमाऊं और अंग्रेज़ों की संयुक्त सेना ने मिल गए थे, तो उसके बाद गोरखाओं को सिंहादेव की लड़ाई में मार दिया गया था और गोरा हास को मारा गया था सिंहादेव की लड़ाई में, जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि गोरखाओं का एक पूरा मार्ग बन गया और जो गोरखा गवर्नर थे और उनके जो सैनिक थे वो भाग गए। गोरखाओं को हराया गया और इसके बाद गोरखा शासन से मुक्ति का रास्ता खुला और इसमें अंग्रेज़ों ने कुमाऊं के लोगों को इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते देख और उनसे प्रभावित होकर वहाँ के लोगों को मार्शल रेस का भी खिताब दिया और इसके बाद ही कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना भी हुई। तो ये था गोरखा शासन, जो कि कुमाऊं के लोगों और अंग्रेज़ों के द्वारा मिलकर इसको समाप्त किया गया था उस समय। इसके बाद बात करते हैं ब्रिटिश शासनकाल की। तो गोरखा शासनकाल तो अंग्रेज़ों की मदद से समाप्त कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद कुमाऊं पर ब्रिटिश शासन लग गया था और ब्रिटिश लोगों ने इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। कुमाऊं क्षेत्र को अंग्रेज़ों ने 1815 ईस्वी में बंद कर दिया था और 3 प्रशासकों ट्रेल J.H. बैटन और हेनरी रामजे द्वारा गैर विनिमय प्रणाली पर 70 साल तक यहाँ पर शासन किया गया था। कुमाऊं के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक विरोध भी हुआ था। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कालू सिंह महाराज जैसे सदस्यों के नेतृत्व में कुमाऊनी लोगों ने विद्रोह किया था और चंपावत जिले तक यह बढ़ गया था। 1891 में यह विभाजन 3 जिलों कुमाऊं, गढ़वाल और तराई से बना था, लेकिन कुमाऊं व तराई के 2 जिलों के बाद में उनके मुख्यालय नैनीताल व अल्मोड़ा के नाम पर पुनर्निर्मित और नामित किया गया था। तो जो 3 जिलों में विभाजित हुआ था कुमाऊं, गढ़वाल और तराई, उसे कुमाऊं व तराई के जो 2 जिले हैं उसको बाद में उनके मुख्यालय नैनीताल व अल्मोड़ा के नाम पर पुनर्वितरित और पुनर्निर्मित किया गया था। इसके बाद गांधी जी के आगमन ने, इसके अलावा जो गांधी जी थे उनका आगमन जब कुमाऊं में हुआ तो अंग्रेज़ों के लिए ये एक बहुत ही बड़ी समस्या और उनके लिए मौत की आवाज़ सुनी लोगों ने। अब ब्रिटिश राज्य की जातियों से सभी लोग वाकिफ़ हो गए थे और इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता में सक्रिय भूमिका भी निभाई थी कुमाऊनियों ने। तो ये था ब्रिटिश शासनकाल। यहाँ पर 1815 में जो अंग्रेज़ है उन्होंने 1815 में लगभग 70 साल तक गैर विनिमय प्रणाली से 70 साल तक शासन किया था और इसमें 3 प्रशासकों ने J.H. बैटन, ट्रेल और हेनरी रॉमजे ने यहाँ पर गैर विनिमय प्रणाली से शासन किया था। तो अब बात कर लेते हैं गढ़वाल क्षेत्र की। तो बात करें पौराणिक शासन की, तो पौड़ी ब्रिटिश काल में गढ़वाल की सांस्कृतिक और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र रहा था और जो पुराने दस्तावेज मिले हैं उनके अनुसार पौराणिक काल में पूरे भारतवर्ष में रजवाड़े निवास करते थे, यानी कि वहाँ पर राजाओं का शासन था और उनके राजा राज्य में राज्य करते थे। और इसी प्रकार सबसे पहले उत्तराखंड के पहाड़ों में जो सबसे पहला राजवंश था जिन्होंने यहाँ पर राजवंश शुरू किया था वो था कत्यूरी राजवंश। इसके अलावा इन्होंने अखंड उत्तराखंड पर शासन किया और अपने शिलालेख और मंदिरों के रूप में कई महत्वपूर्ण निशान भी छोड़े थे। इसके बाद जब कत्यूरी का पतन हुआ तो ये माना जाता है कि गढ़वाल क्षेत्र पर एक सरदार द्वारा संचालित 60 से अधिक 4 राजवंशों में विकसित था और इस पर एक सरदार ने इसको संचालित किया था और एक प्रमुख सेनापति चंद्रपुरगढ़ क्षेत्र के थे। तो इसके जो सेनापति थे वो चंद्रपुरगढ़ क्षेत्र के थे। तो चंद्रपुरगढ़ के जो राजा थे वो थे राजा जगतपाल। तो इसकी बात करते हैं यहाँ पर। तो चंद्रपुरगढ़ के राजा जगतपाल 1455 से 1493 के शासन के अंतर्गत एक शक्तिशाली शासन के रूप में उभरा जो कनकपाल के वंशज थे। 15वीं शताब्दी के अंत में
राजा अजयपाल ने चंद्रपुर गढ़ का शासन किया और इस क्षेत्र पर शासन किया। इसके बाद उसके राज्य को गढ़वाल के रूप में जाना जाने लगा और उन्होंने 1506 ईस्वी में पहले चंडीगढ़ से देवालगढ़ और अपनी राजधानी, और उसके बाद 1506 से 1519 के बीच श्रीनगर को स्थानांतरित कर दिया था। इसके बाद यहाँ पर भी गोरखाओं का आक्रमण हुआ था। तो इसकी बात करें तो गढ़वाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण और बेहद दर्दनाक घटना तब हुई जब गोरखों ने इस पर आक्रमण किया था। डोटी और कुमाऊं पर कब्जा करने के बाद गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। तो जैसा कि हमने अभी कुमाऊं क्षेत्र के इतिहास में देखा था कि जब डोटी और कुमाऊं पर कब्जा कर लिया था गोरखों ने, तो इसके बाद गढ़वाल पर भी आक्रमण किया गया गोरखाओं द्वारा, और गढ़वाली सेना के ज़बरदस्त विरोध और चुनौती पेश करने के बावजूद जो गढ़वाली सेना है वो लंगूरगढ़ तक पहुंच गए। जो गोरखा सेना है वो लंगूरगढ़ तक पहुंच गए थे गढ़वाली सेना के ज़बरदस्त विरोध के बावजूद। इसी समय चीन के आक्रमण की खबर से गोरखों ने अपने आक्रमण की धार को कुछ धीमा कर दिया था। 1803 में उन्होंने एक बार फिर आक्रमण तेज कर दिया और कुमाऊं क्षेत्र को पूरी तरह अपने कब्जे में लेने के बाद गोरखों ने पूरी ताकत के साथ गढ़वाल पर हमला बोल दिया था। गोरखों की विशाल सेना के सामने गढ़वाल के 5000 सैनिक टिक नहीं पाए और इस बीच राजा प्रद्युम्न शाह देहरादून भाग गए ताकि गोरखों के खिलाफ रक्षा की नीति बना सके। लेकिन यहाँ पर गोरखों की ताकत के आगे सब बेकार साबित हुआ। इस जंग में गढ़वाली सेना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और स्वयं राजा प्रद्युम्न शाह खुद बुद्ध की लड़ाई में मारे गए थे। और सन 1804 में गोरखों ने पूरे गढ़वाल पर कब्जा कर लिया था और इस समय तक लगभग पूरे उत्तराखंड में यानी कि कुमाऊं क्षेत्र पर और गढ़वाल क्षेत्र में गोरखों का शासन था। लेकिन इसके बाद जब अंग्रेज़ों का आक्रमण हुआ तो उसकी बात करते हैं यहाँ पर, तो अगले करीब 12 साल तक पूरे उत्तराखंड में गोरखों का क्रूर शासन रहा था। इसके बाद 1815 में अंग्रेज़ों ने गोरखों के ज़बरदस्त विरोध और चुनौती पेश करने के बावजूद उन्हें यहाँ से खदेड़कर काली नदी के पार भेज दिया था। तो जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आक्रमण किया तो इसके बाद जो गोरखा हैं वो काली नदी के पार चले गए और वहाँ तक उन्हें खदेड़ दिया था। 21 अप्रैल 1815 को अंग्रेज़ों ने पूरे क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि यह भी गुलामी ही थी, जैसा कि कुमाऊं क्षेत्र में हुआ वैसा ही गढ़वाल क्षेत्र में भी हुआ। लेकिन अंग्रेज़ों ने गोरखों की तरह क्रूरता नहीं दिखाई थी। अंग्रेज़ों ने पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर लिया था और इसे ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाने लगा। तो उस समय जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पर अपना आधिपत्य कर लिया था और तो उस क्षेत्र को उस समय ब्रिटिश गढ़वाल के नाम पे जाना जाता था। तो इसमें देहरादून भी शामिल था और पश्चिमी गढ़वाल का शेष जो हिस्सा था वो राजा सुदर्शन शाह को दे दिया गया था। उन्होंने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया और कुमाऊं और गढ़वाल की प्रशासनों को संभालने के लिए अंग्रेज़ों ने एक कमिश्नर रखा था और जिसका मुख्यालय नैनीताल में था। तो ये था पूरा अंग्रेज़ों का आक्रमण गोरखाओं का राज गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत। इसके अलावा जब 1840 में पौड़ी गढ़वाल को अलग जिला बताकर असिस्टेंट कमिश्नर के अंतर्गत दे दिया गया और इसका मुख्यालय पौड़ी गढ़वाल में बनाया गया था। तो गढ़वाल और अल्मोड़ा और नैनीताल जिलों को का प्रशासन कुमाऊं क्षेत्र का कमिश्नर संभालता था। सन 1960 में गढ़वाल जिले से काटकर चमोली नाम का एक ज़िला बनाया गया और 1969 में गढ़वाल डिवीज़न का केंद्र बना और इसका मुख्यालय पौड़ी को बनाया गया। 1998 में पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक से 72 गांवों को अलग करके एक नया जिला रुद्रप्रयाग का गठन किया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सन 1960 में गढ़वाल जिले से काटकर चमोली नाम का एक ज़िला बनाया गया। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा 1960 में चमोली ज़िला बना था जो कि गढ़वाल से काटकर बनाया गया था और 1969 में गढ़वाल डिवीज़न का केंद्र बना और इसका मुख्यालय पौड़ी बना था। 1998 में पौड़ी ज़िले के खिरसू ब्लॉक से 72 गाँवों को अलग करके एक नया ज़िला बनाया गया था जिसे रुद्रप्रयाग नाम दिया गया और इसका गठन किया गया था 1998 में। इसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड के जो प्रमुख अभिलेख हैं उनकी। तो यहाँ पर जो सबसे पहला है वो है
कालसी अभिलेख जो कि देहरादून में है। तो कालसी का प्राचीन नाम कालकूट था। अगला पॉइंट है, कालकूट कुणिंद राजाओं की राजधानी रहा है। और ये अशोक का अभिलेख है जो पाली भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो कालसी अभिलेख अशोक का एक अभिलेख है जो कि पाली भाषा में लिखा गया है और देवनागरी लिपि में लिखा गया है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये अशोक का अभिलेख है, कालसी अभिलेख, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है और ये देवनागरी लिपि में ही लिखा गया है। यह यमुना और टोंस नदी के तट पर स्थित है और इस अभिलेख में इस क्षेत्र को अपरांत और यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। तो इस क्षेत्र को कहा गया है अपरांत और यहाँ के जो निवासी हैं वो पुलिंद के नाम से जाने जाते हैं। तो कालसी अभिलेख जो कि देहरादून में है अभी, और इसका प्राचीन नाम था कालकूट। कालकूट कुणिंद राजाओं की राजधानी थी कालकूट, और ये अशोक का अभिलेख है जो कि पाली भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा गया इसे, और ये यमुना और टोंस नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा इस अभिलेख में इस क्षेत्र को उपरांत, अपरांत और यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। उसके बाद है लाखा मंडल जो कि देहरादून में है, और लाखा मंडल गुफा से कत्यूरी राजवंश की राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो लाखा मंडल देहरादून में स्थित है और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वह है कत्यूरी राजवंश की राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख। अगला देखिए त्रिशूल अभिलेख जो कि चमोली में स्थित है, और बाड़ाहाट और उत्तरकाशी से कत्यूरी कालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो त्रिशूल अभिलेख के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तो त्रिशूल अभिलेख कहाँ स्थित है? चमोली में, और बाड़ाहाट और उत्तरकाशी से कत्यूरी कालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं जो त्रिशूल अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कत्यूरी कालीन अभिलेख प्राप्त कहाँ से हुए हैं? तो बाड़ाहाट और उत्तरकाशी से। बात करें तो अगला जो अभिलेख है वह है ताम्रपत्रीय अभिलेख। तो पांडुकेश्वर, चंपावत और बैजनाथ से कार्तिकेयपुर राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अगला है अल्मोड़ा के सिक्के। तो ये कुलिंद शासकों से संबंधित है और इस सिक्कों पर निम्न राजाओं के नाम अंकित हैं। पहला है शिवदत्त, दूसरा है शिवालिका, इसके बाद है हरिदत्त, आशिक और गोमित्र। तो ये 5 राजाओं के नाम जो हैं इन सिक्कों पर मिले हुए हैं। तो अल्मोड़ा के सिक्के ये कुलिंद शासकों से संबंधित है और इन सिक्कों पर इन 5 राजाओं के नाम अंकित हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने देखा कुमाऊं क्षेत्र का इतिहास, गढ़वाल क्षेत्र का इतिहास, और कैसे यहाँ पर गोरखाओं ने आक्रमण किया, और जो सबसे पहला इन क्षेत्रों पर जो राजवंश था वो था कत्यूरी राजवंश जिन्होंने यहाँ पर शासन किया था, और यहाँ पर कैसे कुमाऊं क्षेत्र पर और गढ़वाल क्षेत्र में अंग्रेज़ों का शासन भी रहा था। इसके अलावा हमने ये अभिलेख हैं जितने भी महत्वपूर्ण उनको डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। तो ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में हमने क्लियर कर लिए हैं। तो किसी भी तरह के डाउट के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं आप, और कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट ज़रूर करें, और इसी तरह के वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।